हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी की। जैसे इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात करी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन की। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, प्रोबेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हमें समझना है यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या होती है, सारी टाइप्स, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बच्चों बात करें, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी को हमें कैसे समझना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों की जनरल टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें समझना है जनरल टर्मिनोलॉजीज को, कि क्या होती है हमारे पास जनरल टर्मिनोलॉजीज, और इसके बेस पे आपकी प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे बच्चों। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझना यहाँ पे ध्यान से। अगर हम बात करें यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो क्या होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स इज नोन, यानी आपसे कह रहा है कि जो ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आपको आउटकम्स पता होंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे अगर हम आपको बात करें कि आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है ना, आपने क्या किया, एक सिक्का उछाला, और एक सिक्का अगर उछाला है आपने, तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब आपको आउटकम्स पता है कि अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो वो आपका क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो आपको पता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो वो आपका क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब यहाँ पे होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक सिक्के को थ्रो किया है, एक सिक्का को उछाला है हमने, आपने एक सिक्के को आपने यहाँ पे क्या किया है उछाला है। तो आप एक बात बताओ, एक सिक्के को उछाला है तो सिंगल कॉइन को अगर हमने टॉस किया है तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा और या तो यहाँ पे क्या आएगा, टेल आएगा, है ना बच्चों। या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा, यहाँ पे टेल आएगा। अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया है, तो एक डाइस को थ्रो किया है तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है ना। यही तो आएगा हमारे पास। बोलो बच्चों, यही आएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका कहलाता है हमारे पास क्या, ये आपका क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे सैंपल स्पेस का सबसेट। अब सैंपल स्पेस का सबसेट क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और भी है, सैंपल स्पेस को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सैंपल स्पेस को हम लोग यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या कहलाता है, इवेंट। इवेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इवेंट को ध्यान रखना, इवेंट होता है सैंपल स्पेस का सबसेट। तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है ना हमारे पास, वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, वो आपका इवेंट कहलाता है, ठीक है ना। सैंपल स्पेस जो भी है उसका सबसेट वो आपका क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। तो अगर सैंपल स्पेस हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो इसका सबसेट, अब सबसेट कैसे होगा हमारे पास, तो जैसे इसी में से पॉइंट को हमने ले लिया, हमने कह दिया 1 आ रहा है, हाँ ठीक है, हमने कह दिया 2 है इसमें, हाँ बिल्कुल सही है। तो इन्हीं के कई सारे सेट्स होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, सिंपल इवेंट किसे बोलते हैं, सिंपल इवेंट उसे बोलते हैं जिसमें, जिस सेट में केवल एक ही आपका एलिमेंट हो, जिस सेट में आपका एक ही एलिमेंट हो, वो आपका क्या कहलाता है, सिंपल इवेंट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे ये, इसमें आपका एक ही एलिमेंट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट कहलाएगा। मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, जिसमें मोर देन 1 आउटकम्स होते हैं, मोर देन 1 आउटकम्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे ये, इसमें आपका मोर देन 1 आउटकम्स है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे हमारे पास, वो आपका यहाँ पे मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट्स कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली 3 टाइप्स के यहाँ पे इवेंट्स होते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। 3 टाइप्स के आपके इवेंट्स होते हैं। पहला होता है यहाँ पे क्या, इक्वली लाइकली इवेंट्स, दूसरा होता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और तीसरा होता है आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अब ये तीनों क्या होते हैं, इक्वली लाइकली क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये सब सारे क्या होते हैं। तो अगर हम इक्वली लाइकली की बात करें, तो आपसे कहेगा कि हैविंग इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, यानी चांस, यानी अवसर, ठीक है ना।
तो हम जो भी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं वो हम लोग पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, कन्फर्म वैल्यू को फाइंड नहीं करते। तो यहाँ पे कह रहा है हैविंग इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, यानी कोई भी कंडीशंस हो उसके इक्वल चांस होने चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि एक सिंगल कॉइन को मैंने क्या किया है, यहाँ पे टॉस किया है। अगर एक सिंगल कॉइन को मैंने टॉस किया है तो बच्चों, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैंने कहा कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बच्चों 1/2। मैंने कहा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो वो भी आपका 1/2। तो ये आपका इक्वल चांस ऑफ अकरेंस हो गया, दोनों की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 1/2। तो ये आपका क्या कहलाता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट या इनकम्पेटेबल इवेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जिसका साइमल्टेनियसली अकरेंस इम्पॉसिबल हो, जिसका आपसे क्या कह रहा है, साइमल्टेनियसली अकरेंस जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इम्पॉसिबल होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर डिसजॉइंट या फिर इनकम्पेटेबल इवेंट्स कहलाता है। ठीक है ना, जिसका साइमल्टेनियसली अकरेंस क्या होना चाहिए, इम्पॉसिबल होना चाहिए। अब साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक कॉइन को टॉस किया। अब मैंने कहा कि भाई इसमें हेड और टेल दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, साइमल्टेनियसली तो इम्पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसमें या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो वो आपका क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाता है। डिसजॉइंट हमारे पास क्या होता है और इनकम्पेटेबल इवेंट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट का हम लोग यहाँ पे सेट से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, फाई, कुछ भी नहीं, नथिंग, वो आपका क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। इसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, जिसका यूनियन ही आपका क्या बन जाए, सैंपल स्पेस बन जाए, जिसका यूनियन आपका सैंपल स्पेस बन जाए। जैसे सपोज मैंने आपको एक एलिमेंट दिया u, मतलब बताया आपको एक सेट दिया u, उसमें मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका बताओ सैंपल स्पेस नहीं है डाइस का। ठीक है ना, तो वो यूनियन ही आपका क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाए। तो दैट इज द, वो आपका क्या कहलाता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब देखो क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं P ऑफ E से। P ऑफ E का मतलब क्या होता है, यहाँ पे P ऑफ E का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी P ऑफ E। और P ऑफ E क्या होता है बच्चों, यहाँ पे P ऑफ E होता है हमारे पास नंबर ऑफ E अपॉन में नंबर ऑफ S। ये आपका क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब जहाँ पे नंबर ऑफ E क्या होता है, नंबर ऑफ E होता है जो आपके यहाँ पे क्या होंगे, फेबल आउटकम्स होंगे। ठीक है ना, फेबल आउटकम्स। ठीक है, जो आपके यहाँ पे क्या होंगे, फेबल आउटकम्स होंगे। ठीक, या हम अगर ऐसे बोले कि जिनकी ज़रूरत है, जिनका क्वेश्चन में ज़रूरत पूछा गया है। और एस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं हमारे पास, यानी टोटल सैंपल स्पेस में टोटल जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, टोटल जितने भी इवेंट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कहलाता है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे और समझना है, वो क्या, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते हैं। और एक पॉइंट आपको और समझना है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ना बच्चों, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी, बराबर या फिर 1 से कम और छोटी होती है। ठीक, तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो आपकी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है हमारे पास 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। यानी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना बच्चों, वो कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे आ जाओ यहाँ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, समझना। कह रहा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैंपल पॉइंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर एक सिंगल कॉइन को हम टॉस करें तो हमारा हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1/2। हमारी जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, वो कितनी होती है हमारे पास, 1/2। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/2 है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है बच्चों, 1/2 है।
ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 यानी 1। तो वही आपसे कह रहा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैंपल पॉइंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस वो आपका क्या कहलाता है 1। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो वो आपका कौन सा इवेंट होगा, वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा, मतलब एक ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल हो। तो उस कंडीशन में हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे एक डाइस में 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अब 7 नंबर तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी 1 है तो वो आपका इवेंट कैसा कहलाता है, श्योर इवेंट कहलाता है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 1 दे रखी है तो वो आपका श्योर इवेंट कहलाएगा, ठीक है ना। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है इसके बारे में समझ लो। ऑड्स इन फेवर ऑफ एनी इवेंट ई, किसी भी इवेंट का ऑड्स इन फेवर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, देखो ऑड्स इन फेवर के केस में हम लोग बात करेंगे फेबल केसेस यानी फेबल आउटकम्स अपॉन अनफेबल आउटकम्स, ठीक है, अनफेबल आउटकम्स। और ऑड्स इन अगेंस्ट जो होता है वो इसका रिवर्स होता है, यानी इसको रिवर्स कर दो, अनफेबल आउटकम्स अपॉन में क्या हो जाएगा फेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा फेबल आउटकम्स। तो ये आपका क्या रहेगा ऑड्स इन अगेंस्ट कहलाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई क्या होता है समझना यहाँ पे। देखो अब एक चीज़ समझना, जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के किसी की इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी लेट सपोज अगर पी ऑफ ई है, और मैंने कहा कि किसी भी इवेंट के घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई पे बार है, तो इन दोनों का सम जो होता है बच्चों वो क्या होता है 1 होता है। यानी किसी भी इवेंट के होने की या किसी भी इवेंट के ना होने की, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो आपसे बोला है कि नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई बताना है, तो नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई यानी पी ऑफ ई पे बार वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी ऑफ ई। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई, ठीक है, ये चीज़। चलो भाई इस पॉइंट को हमें समझना था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान से समझनी होंगी, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या क्या सावधानी यहाँ पे बरतनी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझना है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है हमारे पास, थिंग टू रिमाइंडर हमें करना है। कह रहा है कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो, ठीक है ना, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो, ठीक है, तब तक प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तब तक हम प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो का मतलब क्या है, जब तक प्रोसेस कंप्लीट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपसे बोला गया है कि एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल है, मैंने कहा 3 बॉल निकालनी है, तो पहली बॉल निकाली। अब प्रोसेस तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी 2 बॉल निकालनी है, दूसरी बॉल भी निकालनी है, तो आप मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बॉल मल्टीप्लाई, फिर तीसरी बॉल मल्टीप्लाई, इस तरीके से। और इसका एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता चुका हूँ कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक हमको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर एंड आएगा तो आपको क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से जब लगे कि ज़्यादा केसेस बन रहे हैं, ठीक है, कई सारे केसेस बनते हैं भाई, केस 1 या तो ये हो सकता है, केस 2 या तो ये भी हो सकता है, केस 3 या तो ये हो सकता है। तो जब लगे कि ज़्यादा केस बन रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस कंडीशन में कहलाता है और, वो आपकी और की कंडीशन कहलाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं। तो एंड आएगा तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर और आएगा तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आपका एटलीस्ट दिख जाए तो हमें क्या करना होगा, यानी अगर एटलीस्ट 1 आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, समझना यहाँ पे ध्यान से। अगर क्वेश्चन में आपका एटलीस्ट 1 आ रहा है, ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 आ रहा है, आपसे कह रहा है कि एटलीस्ट 1, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है एटलीस्ट 1, अगर क्वेश्चन में आपका एटलीस्ट 1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जिसका भी एटलीस्ट आपसे बोला गया है उसके पहले नन की कंडीशन फाइंड करो, उसके पहले किसकी कंडीशन फाइंड करेंगे नन की, और उसको बाद उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा एटलीस्ट 1 का केस कहलाएगा। तो एटलीस्ट 1 के केस को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें पता होना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, अब हम लोग क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाइन की। तो आपसे कह रहा है कि अगर एक सिंगल क्वाइन टॉस किया जाए तो बताइए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई अगर एक आप सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हो तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा हमारे पास टेल आएगा। पहला आपसे कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, पी ऑफ ई, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो फेबल क्या है, हेड यानी 1, और टोटल से डिवाइड कर देते थे यानी 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। मैंने कहा अच्छा टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2।
लेकिन अगर मान लीजिए 2 कॉइन यहाँ पे टॉस हो रहे हैं, समझना यहाँ पे ध्यान से, 2 कॉइन यहाँ पे टॉस किए जा रहे हैं, तो सिंगल कॉइन में हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने होते थे, हमारे पास 2 होते थे। 2 कॉइन में हमारे पास सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, अगर हम 2 कॉइन की बात करेंगे तो 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो हेड आएगा, या तो पहले में टेल आएगा, या तो पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, या तो दोनों में हेड आएगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन बनती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर 3 कॉइन में इतने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं, 4 कॉइन में इतने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पे कॉइन के केस में 2 की पावर n होता है, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन, n क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन हो जाएगा। तो अगर 1 कॉइन है तो 2, 2 कॉइन है तो 4, 3 कॉइन है तो 8, इस तरीके से। ठीक है ना। तो आपसे देखो पहली कंडीशन में आपसे क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक हेड बताइए, एक हेड किस किस में आ रहा है, इसमें तो फेबल केसेस 2 हो गए, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 4 हो गए, हमारे पास 1/2 आपका आंसर हो गया। दूसरा आ जाओ यहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कह रहा है कम से कम एक हेड है। कम से कम एक हेड है का मतलब जो एक हेड आ रहा है उसको काउंट करना ही करना है, और जिसमें दोनों आ रहे हैं उसको भी काउंट करना है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हो जाए या अधिक से अधिक 2 आ जाए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। थर्ड वाले का देखो क्या कह रहा है कि 2 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हेड है। तो 2 हेड है मतलब एक ही है कंडीशन ऐसी जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा हमारे पास आंसर। उसके बाद आपकी चौथी कंडीशन क्या है हमारे पास, ध्यान से बनना। चौथी कंडीशन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आर गेटिंग नो हेड। ये आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि नो हेड, कोई भी हेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर कोई भी हेड नहीं आएगा तो एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें एक टेल आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब आगे आ जाओ। अब अगर मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि 3 कॉइन आर टॉस, ठीक है, 3 कॉइन यहाँ पे टॉस किए जाते हैं, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी आर एटलीस्ट 1 हेड, कह रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ समझो कैसे सॉल्व करोगे भाई, 3 कॉइन टॉस किए गए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8। तो आपसे देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कह रहा है कम से कम एक हेड आना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये हो गया 3 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, यानी जिसमें एक हेड आएगा उसको तो काउंट करने करना है, जिसमें 2 हेड आएगा उसको भी काउंट करना है, और जिसमें तीनों हेड आएगा उसको भी काउंट करना है। तो किसको काउंट नहीं करना है, किसको काउंट नहीं करना है, जो इसमें तीनों टेल आएगा। तो 8 में से एक कंडीशन माइनस हो जाएगी, यानी बाकी सबको काउंट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 बाई टोटल कितने थे, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे डाइस से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि भाई डाइस से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं, डाइस से रिलेटेड हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है डाइस बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम एक सिंगल डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक सिंगल डाइस थ्रो करेंगे, तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा जरा बताओ। अगर हम सिंगल डाइस थ्रो करते हैं तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, यही आएगा हमारे पास। अगर हम एक सिंगल डाइस थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, इनके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता हमारे पास। तो पहली कंडीशन देखो आपसे क्या दे रखा है यहाँ पे, पहली कंडीशन आप कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, कह रहा है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो अब बताओ इवन नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, टोटल कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए हमारे पास 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 1/2। तो 1/2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना। हाँ, तो 3 से डिवाइडेड जो भी होंगे उनके हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब 3 से डिवाइडेड कौन कौन से हैं, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, तो 2 ही ऐसे हैं। तो इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 6 यानी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5, 3 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं। डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 1/2 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद आगे आ जाओ। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो 5 नंबर है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है। तो 5 नंबर तो एक ही कंडीशन है, एक ही फेबल केसेस है, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 2 डाइस होंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने बनेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे हमारे पास कितने, 6 है, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, n नंबर ऑफ डाइस। तो अब अगर 1 है,
सिंगल डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6, और अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर यानी 36। तो आ जाओ, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि अगर 2 डाइस यहाँ पे थ्रो किए जाएंगे तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सम ऑफ डिजिट ऑफ बोथ देम वुड बी 7। कह रहा है दोनों डाइसों में, भाई एक डाइस थ्रो करी दूसरी डाइस थ्रो करी तो दोनों डाइसों में एक नंबर आएगा। कह रहा है दोनों डाइसों के नंबरों का जो सम है वो आपका क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना, एक ना एक सीरीज यहाँ पे वर्क करती है, कोई ना कोई यहाँ पे एक सीरीज वर्क करेगी, और वो सीरीज क्या वर्क करती है समझना। सबसे पहले 2 डाइस का हम लोग यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 2 डाइस का टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, भाई पहले में या तो 1 आएगा तो दूसरे में 1 आएगा, पहले में 1 आएगा दूसरे में 2 आएगा, पहले में 1 आएगा दूसरे में 3 आएगा। तो इस तरीके से पहले में 1 और 6, इसी तरीके से आ जाओ, पहले में 2 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, फिर 3 1, फिर कितना हो जाएगा 3 2, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 6 हो जाएगा, फिर 4 1, फिर कितना हो जाएगा 4 2, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 6 हो जाएगा, फिर आपका 5 1, फिर आपका 5 2, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 1 6 2, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि भाई टोटल हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं, रो 6 कॉलम 6 यानी 6 × 6 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों 36। तो 36 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि दोनों डाइसों में नंबरों का एडिशन जो है वो कितना आना चाहिए हमारे पास, सम जो है वो हमारे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब अगर 7 आना चाहिए तो देखो कोई ना कोई एक सीरीज बनेगी। क्या पहले में ऐसा कोई नंबर मिलेगा, हाँ एक कंडीशन, दूसरे में भी 2 5 एक ही कंडीशन मिलेगी, तीसरे में भी 1, चौथे में 1, तो एक सीरीज बन गई, पहले में 1 दूसरे में 1 तीसरे में 1, टोटल कितनी मिल जाएंगी यहाँ पे 6, और डिवाइड बाई टोटल कितनी है 36 है, तो 1/6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1/6 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, अब आगे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसी तरीके से एक सीरीज वर्क करेगी हमारे पास, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या कह रहा है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 7 व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस ऑफ थ्रोन, ठीक है, मोर देन 7 आपसे कह रहा है कि 7 से ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई 7 से ज़्यादा है तो पहले वाले में तो 0 थी क्योंकि 1 6 था, दूसरे वाले में 2 6 8, 7 से ज़्यादा हो जाएगी 1, तीसरे वाले में 3 5 होगी और 3 6 होगी यानी 2। तो देखो एक सीरीज बन गई, पहले में 0 दूसरे में 1 फिर 2 फिर बढ़ती जाएगी 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से, ठीक है। तो 3 3 6 4 10 5 15 टोटल होंगे 15 डिवाइड बाई 36 यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। तो 5/12 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाइस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ, बॉल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई बॉल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में कई सारी कंडीशन आपको मैं दे रखा हूँ, कई सारी कंडीशन, तो कई सारी कंडीशन मैंने आपको दे रखी है और उसी कई सारी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग में 6 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। तो भाई क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से समझना, एक बैग में 6 वाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं और 2 आपके क्या हैं यहाँ पे ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि 2 बॉल रिमूव करी जाती हैं, 2 बॉल आपकी क्या हो जाती हैं रिमूव करी जाती हैं, यानी 2 बॉल ड्रॉ करी जाती हैं, इसमें से 2 बॉल ड्रॉ करी जाती हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है क्या, बोथ बॉल्स आर कलर वाइट, कह रहा है दोनों ही बॉल वाइट कलर की हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, दोनों ही बॉल वाइट कलर की हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब एक चीज़ समझना यहाँ पे, पहला जैसे आपसे क्या दे रखा है यहाँ पे कि दोनों ही बॉल आपकी क्या होनी चाहिए वाइट कलर की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लोग एनसीआर वाले मेथड से बताते हैं, ठीक है, कि इसने से सेट कर लो, ना वैसे नहीं करना है। अब देखो कैसे करेंगे, आपसे कह रहा है कि दोनों बॉल वाइट कलर की हो ना, तो बताओ वाइट कलर की कितनी बॉल हैं 6, तो अब जो बॉल निकलेगी वो इस 6 में से निकलेगी, तो पहली बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 डिवाइड बाई टोटल कितनी बॉल हैं 12, दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/11। बस आंसर हो गया हमारे पास, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5/22, खत्म, ठीक है, हो गया खत्म, ठीक। आगे आ जाओ, नेक्स्ट कंडीशन क्या है,
नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि बोथ बॉल आर ब्लैक, कह रहा है दोनों ही बॉल आपकी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। ठीक, तो एक बैग में 6 वाइट बॉल हैं और उसके बाद 4 रेड बॉल हैं और उसके बाद 2 आपकी ब्लैक बॉल हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, 2 बॉल, सभी में से 2 बॉल निकल रही हैं, तो 2 बॉल आपको क्या करी जाती हैं, ड्रॉ करी जाती हैं। कह रहा है कि दोनों बॉल ब्लैक कलर की होनी चाहिए। अब ब्लैक कलर की कितनी बॉलें हैं बच्चों, बताओ जरा। यहाँ पे 2 बॉल हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की, तो निकालने 2 ही बॉल हैं, और तो 2 बाई कितने हो जाएगी 12 और इंटू 1 बाई 11 सॉल्व कर लेंगे तो 1 बाई 66, ये आपका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। अब एटलीस्ट 1 का केस आ गया कि एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट, कह रहा है कम से कम 1 बॉल वाइट होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बैग में 6 वाइट बॉल हैं और 4 आपकी रेड बॉल हैं और 2 आपकी कौन सी हैं यहाँ पे, ब्लैक बॉल है। कह रहा है कि 2 बॉल ड्रॉ करी जाती हैं। ठीक है, कितनी, 2 बॉल ड्रॉ करी जाती हैं। कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट, कह रहा है कि कम से कम 1 बॉल वाइट हो। तो अब देखो, कभी भी अगर एटलीस्ट 1 का केस आएगा बच्चों, समझना यहाँ पे ध्यान से, कभी भी अगर एटलीस्ट 1 का केस आता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर एटलीस्ट 1 का केस आएगा तो सबसे पहले हम लोग नन का केस निकालेंगे और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 1 से मैच कर देंगे, 1 से मैच कर देंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एटलीस्ट 1 का केस कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, एटलीस्ट 1 का केस कहलाएगा। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है कि एटलीस्ट कौन सा बोला गया है, कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट, कम से कम 1 बॉल वाइट हो। तो सबसे पहले वो कंडीशन निकालो जिसमें कोई भी बॉल वाइट ना हो। अब जब कोई भी बॉल वाइट नहीं होगी तो बाकी बची कितनी बॉल, 6। तो अब 6 में से 2 बॉल निकालो, 6 बाई 12 इंटू 5 बाई 11, ये हो गई नन की कंडीशन। 1 से माइनस कर दो तो ये आपकी वाली कंडीशन आ जाएगी। सॉल्व करो जरा, कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 बाई 22 यानी 17 बाई 22 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे आ जाओ। अब आगे अगली कंडीशन कौन सी दे रखा है, अगली कंडीशन आपको दे रखा है कि नो बॉल इज कलर रेड, कोई भी बॉल रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। तो एक बैग में हमारे पास 6 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं और 2 आपकी कितनी है यहाँ पे, ब्लैक बॉल है। तो आपसे क्या कह रहा है, 2 बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी जाती हैं। कितनी बॉल ड्रॉ करी जाती है यहाँ पे, 2 बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी जाती हैं। आपसे कह रहा है कि कोई भी बॉल जो है ना वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, कोई भी बॉल रेड कलर की नहीं होनी चाहिए। तो रेड कलर की कोई भी बॉल नहीं होनी चाहिए, तो रेड कलर की हटा दो, बची कितनी यहाँ पे, 8। टोटल 12 थी, 8 बची। तो अब जो बॉल निकलेगी वो 8 में से निकलेगी। निकालनी कितनी बॉल है, 2 बॉल निकालनी। तो पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 8 बाई 12, दूसरी बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7 बाई 11। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 14 बाई 33। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ, कोई डाउट। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि बोथ द बॉल्स आर वाइट और ब्लैक, यानी 2 बॉल निकाल ली है। तो कह रहा है कि या तो दोनों बॉल वाइट निकले और या तो दोनों बॉल आपकी कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई आ जाओ। एक बैग में 6 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं और 2 आपकी कौन सी हैं, ब्लैक बॉल है। कितनी बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी जाती है बताओ बच्चों, 2 बॉल। ठीक है, 2 बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी जाती हैं। तो आपसे कह रहा है कि दोनों ही बॉल या तो वाइट होनी चाहिए और या तो ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों ही बॉल क्या होनी चाहिए, या तो वाइट और या क्या होनी चाहिए हमारे पास, ब्लैक होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, और की कंडीशन आई, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहले हम वाइट की बॉल निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी 6 बाई 12 इंटू 5 बाई 11। फिर हम लोग ब्लैक की बॉल निकाल लेते हैं। ब्लैक की बॉल कितनी है हमारे पास, 2 बाई 12 इंटू 1 बाई 11। ठीक, और फिर क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, बस आंसर। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बाई 22, इधर हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 66। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 15 प्लस 1 16 बटे कितना हो जाएगा 66। ठीक है, बोलो क्लियर है भाई। आपसे क्या कह रहा है, बोथ द बॉल्स आर वाइट और ब्लैक, या तो दोनों बॉल आपकी वाइट होनी चाहिए या तो दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए। मैंने ब्लैक ही निकाली ना, हाँ वाइट और ब्लैक, तो दोनों बॉल ब्लैक होने की तो 6 बाई 12 इंटू 5 बाई 11। ठीक है ना, टोटल हमारे पास कितनी थी, 12 थी हमारे पास, क्लियर। और इसका क्या हो जाएगा 2 बाई 12 इंटू 1 बाई 11। सॉल्व कर लेंगे, 5 बाई 22 ये कितना हो जाएगा 1 बाई 66। सॉल्व कर लिया, 3 3 15 15 1 16 16 बटे कितना हो जाएगा 60। और सॉल्व होगा हमारे पास ये,
और सॉल्व होगा 2 से, तो 8/33, 8/33 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि दोनों ही बॉल क्या होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए। दोनों ही बॉल आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम कलर की होनी चाहिए। तो आपसे क्या कह रहा है, दोनों ही बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। तो भाई एक बैग में 6 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। तो एक बैग में हमारे पास कितने हैं बताओ, 6 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं और 2 आपकी कौन सी हैं यहाँ पे, ब्लैक बॉल है। तो अब आपसे देखो क्या कह रहा है कि 2 बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी जाती हैं। ठीक है, कितनी बॉल ड्रॉ करी जाती है यहाँ पे, 2। तो 2 बॉल आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ करी जाती हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, बोथ बॉल आर सेम कलर, कह रहा है कि दोनों ही बॉल जो है ना वो सेम कलर की होनी चाहिए। अब देखो सेम कलर की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि दोनों ही बॉल हमारे पास सेम कलर की होनी चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर कोई एक बंदा आया उसने बॉल निकाली तो दोनों वाइट निकल गई, कोई एक दूसरा आया उसने निकाली तो दोनों रेड निकल गई। इस तरीके से सबके आंसर अलग लगाएंगे। तो क्या करना होगा, कोई बात नहीं, पहले हम क्या करते हैं, 2 वाइट बॉल निकाल लेते हैं, फिर 2 रेड बॉल निकाल लेते हैं, फिर 2 ब्लैक बॉल निकाल लेते हैं और तीनों को प्लस कर देंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सबकी 2-2 बॉल निकाल के सबको प्लस कर दो। तो वाइट बॉल निकालेंगे तो 6/12 इंटू 5/11 प्लस रेड बॉल निकालेंगे तो 4/12 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3/11 और ब्लैक बॉल निकालेंगे तो 2/12 इंटू 1/11। 12 इंटू 11 कॉमन हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 + 12 + 2, ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 12 इंटू 11। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास बच्चों, 1/3। तो 1/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब लेकिन एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि 1/3 तो आपका आ गया, ठीक है, जिसमें आपका क्या कह रहा है कि सेम कलर की होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ये होती कि सेम कलर की ना हो, तो आपने पढ़ रखा था कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, तो अगर सेम कलर की ना होती तो 1 से 1 माइनस कर देते तो 2/3। तो क्या हो जाता है हमारे पास आंसर 2/3। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन आपकी क्या है यहाँ पे, कि कभी भी अगर डिस्टिंक्स बॉल पूछे, डिस्टिंक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिस्टिंक्स का मतलब यहाँ पे होता है अलग अलग। कभी भी अगर अलग अलग बॉल पूछे यहाँ पे, तो आपसे देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 6 वाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं और आपसे क्या कह रहा है कि 2 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है ना, आपसे कह रहा है कि 2 बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी जाती हैं। कितनी बॉल ड्रॉ करी जाती हैं आप बताओ बच्चों, 2 बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी जाती हैं। तो कह रहा है कि एक बॉल रेड, मतलब आपसे कह रहा है 2 बॉल ड्रॉ करी जाती हैं, उसमें से कह रहा है कि रेड और क्या होनी चाहिए हमारे पास, वाइट होनी चाहिए। ठीक, ये आपसे कह रहा है रेड और वाइट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा, केसेस बनेंगे। बताया था ना, यहाँ पे केसेस बनेंगे। भाई अगर आपने पहली बॉल ड्रॉ करी तो जरूरी थोड़ी ना है कि पहली बॉल आपकी रेड ही हो। ठीक है, वाइट भी हो सकती। तो ये आपने पहली बॉल ड्रॉ करी तो हो सकता है रेड निकल जाए और दूसरे में वाइट हो सकता है, पहले वाइट निकल जाए फिर रेड। तो केसेस बने, केस 1 केस 2, बस इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहली बॉल हमारे पास क्या होगी, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आप बताओ, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/12 इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास 3/11। वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 3/11 कह रहा हूँ, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 4/12। वाइट कितनी है हमारे पास 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 निकल चुकी 6/11 प्लस वाइट कितनी है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 6/12 और रेड कितनी है हमारे पास 4, तो 4/11। बस सॉल्व कर लो, तो बात वही है 6/12 4/11। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 12 इंटू 11 कॉमन हो जाएगा, 24 और 24 48। ठीक है, ये हो जाएगा 4, यानी 4/11 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है, तो हो जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चलो भाई आगे आ जाओ। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, समझो। ठीक है, कभी कदार ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इस टाइप से भी आ सकते हैं। कह रहा है कि एक बैग में 4 मैथ्स की बुक हैं और 3 साइंस की बुक हैं। ठीक है, कह रहा है 2 ऑफ देम आर पिक एट रैंडम। तो एक बैग में 4 मैथ्स की बुक है हमारे पास और 3 हमारे पास किसकी हैं, साइंस की बुक है। ठीक, आपसे कह रहा है कि 2 ऑफ देम आर पिक एट रैंडम, 2 बुक्स में से क्या करी जाती हैं, 2 बुक इसमें से रैंडमली पिक करी जाती हैं। 2 बुक इसमें से रैंडमली पिक करी जाती हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 साइंस बुक, कम से कम एक साइंस बुक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 1 का केस है ना, तो क्या बताया था मैंने आपको कि कभी भी अगर आपके सामने
एटलीस्ट 1 का केस आता है, कभी भी अगर आपके सामने एटलीस्ट 1 का केस आता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नन का केस निकालेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो वाली कंडीशन निकालेंगे जिसमें आपसे बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 साइंस बुक, कह रहा है कम से कम एक साइंस की बुक होनी चाहिए। तो पहले वो वाली कंडीशन निकालो जिसमें कोई भी साइंस की बुक ना हो। जब कोई भी साइंस की बुक नहीं होगी तो सारी सारी मैथ्स की बुक होंगी। निकालनी कितनी बुक हैं, 2। तो 4/7 इंटू 3/6 और 1 से माइनस कर दो, बस खत्म। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 2/7 यानी 5/7। तो 5/7 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि अ बैग कंटेन 10 बॉल्स। तो एक बैग में 10 बॉल हैं जिसमें 4 बॉल आपकी वाइट है। तो भाई एक बैग में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं आप बताओ, 10 बॉल्स हैं जिसमें से 4 आपकी कौन सी हैं, वाइट हैं। तो बाकी की 6 क्या हो जाएंगी हमारे पास, नॉन वाइट हो जाएंगी। तो आपसे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन वाइट कितनी है, 6, टोटल कितनी थी 10, बस सॉल्व कर लो 3/5। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया बच्चों कि बॉल्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डाइस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाइन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आपके 2 पॉइंट बचे हुए हैं हमारे पास। इसके आगे हमारे पास कौन से पॉइंट बचे हुए हैं हमारे पास, 2। तो इसके आगे हमारे पास अभी 2 पॉइंट यहाँ पे बचे हुए हैं। एक आपका होता है कार्ड से रिलेटेड और एक आपका होता है ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है ना, कार्ड्स और ट्रू एंड फॉल्स। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, ठीक है ना, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आगे जो है हम लोग बात करेंगे बाद में यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना ही रखते हैं, है ना बच्चों। और इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे यहाँ पे। और ये आप सभी लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसके बेस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो इसके बेस पे भी हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसके कार्ड्स और चीज़ों की, ठीक है ना। तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बाद में। चलो भाई सभी को थैंक यू सभी को। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।